सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। ये चैप्टर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा सब चीज़ों को आपका खोल देगा मेनली। मतलब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है 12th की केमिस्ट्री में, बहुत सारा यूज़ होगा। मतलब कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी वो इसकी। तो सबसे पहले जैसे आप बोर्ड में देख सकते हो मैंने क्या क्या लिख के रखा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फिर मिटाओ फिर लिखो, उसमें से अच्छा पहले लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले अपन बताएंगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है। तो पहले अपन को जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिनमें केवल एक एटम, ये सिंगल एटम शेयरिंग में पार्ट लेता है, और इसको डिनोट करते हैं अपन एक एरो से। जैसे कि अपने SO2 का एग्जांपल लिया, SO2 में यहाँ से अपन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें केवल एक एटम शेयरिंग करता है। ऐसा नहीं कि दो एटम शेयरिंग कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक मैं दे रहा हूँ वो तो दे रहा है। इसमें केवल सिंपल एक ही दे रहा है उसको और वो एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन है शेयरिंग, ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर ले रहा है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज चल जा रहा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज चल जा रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो इतना इतना काफ़ी रहेगा डेफिनेशन वाइज। फिर उसके बाद अपने आ जाते हैं एडिटिव कंपाउंड्स। एडिटिव कंपाउंड्स अपने जो होते हैं जैसे दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिला के बनते हैं, उनको एडिटिव कंपाउंड्स कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन यही है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर है ना, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ इनमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में। तो इनकी डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है सिंपल, अगर अपन ज़्यादा उसमें ना जाए, डीप ना जाए, तो डबल सॉल्ट जो होते हैं जो पानी में जाते हैं और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब अपने एटम्स में अलग अलग हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में। और जो ये है ये पार्शियली डिसोशिएट होते हैं वाटर में जाके, घुलना नहीं है। तो अपन डबल सॉल्ट में, डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अगर ले तो वो पोटैश एलम हो गया, मोअर सॉल्ट हो गया, और ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन भी एक है जो ज़्यादा नहीं पूछा जाता ब्रोमीन के बारे में, लेकिन तब भी ब्रोमीन भी याद रखिए। लेकिन मोहर सॉल्ट हो गया और पोटैश एलम हो गया, ये बहुत पूछा जाता है। अब पोटैश एलम क्या फॉर्मूला होता है? पोटैश एलम का फॉर्मूला होता है अपना K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2O। ये अपना पोटैश एलम का फॉर्मूला है। ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट 24H2O सिंपल। जब ये पानी में जाएगा तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, 24H2O अलग हो जाएगा अपना पूरा। तो ये है। और बाकी फिर मोअर सॉल्ट हो गया जिसको अपन फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं बेसिकली, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 0.6H2O। तो लिख देता हूँ FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 0.6H2। हाँ सही है, कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो जाता है गाइस, लेकिन तब भी सही है। तो ये अपना क्या हो गया, ये मोहर सॉल्ट है जिसको अपन बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट। और ये है पोटैश एलम। पोटैश एलम को भी शायद कुछ और बोलते हैं, एक बार सर्च करके देख सकते हो आप कि क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी उनको उतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तो पोटैश एलम ही बोलता हूँ क्योंकि सिंपल है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, बस पोटैश एलम शॉर्ट फॉर्म में। बाकी ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको। तो ये इतना पार्ट हो गया अपना। अगर आप चाहो तो वो लिख लो, क्या बोलते हैं उसको, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिफरेंस। ये चीज़ आती है थोड़ा बहुत, लेकिन केवल गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मतलब स्कूल में है उनके यहाँ आती है ये चीज़, बाकी तो नहीं आती। तो मैं पढ़ लेता हूँ और आप ले कभी नोट्स बना लो, क्योंकि मेरी क्लास में अगर आप बैठ रहे हो यहाँ भी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आपको एक कॉपी अपने साथ रखनी है, उसमें नोट्स बनाते रहना साथ में, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर बाद में देखोगे फिर बनाओगे, वो भी सही है, लेकिन साथ में बनाते रहोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैं भी यही करता था, साथ में बनाते रहता था। तो डबल सॉल्ट्स में अपन पहले एक डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लग के बीच में लाइन खींच ली, और फिर उसके बाद पहला पॉइंट अपन डबल सॉल्ट में लिखेंगे। डबल सॉल्ट आर दोज एडिटिव कंपाउंड्स व्हिच आर स्टेबल इन सॉलिड but completely dissociate into their ions in aqueous solution। मतलब जब पानी में डालते हैं तो वो completely dissociate हो जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स साइड में लिखेंगे
are those complex salts are those additive compounds which are stable in solid state but partially dissociate into their ions in aqueous solution. अब क्या होता है गवर्नमेंट वालों का क्या रहता है, उनको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है. अगर सीबीएसई वाला हो जाता तो यहाँ पे केवल कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएट लिख के खत्म हो जाता, लेकिन अब इनको लिखना पड़ता है. अब इसमें क्या लिखा है, डबल सॉल्ट में अपन सेकंड पॉइंट लिखेंगे, डबल सॉल्ट सेव्स आयोनिक बॉन्ड. सिंपल, डबल सॉल्ट सेव आयोनिक बॉन्ड, मतलब ये आयोनिक बॉन्ड को बचाता है अपने. और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो अपने आयोनिक बॉन्ड को ही सबसे पहले तोड़ता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बचाता है. जैसे कि वो हो गया ना, अपन इसका एग्जांपल नहीं लिए ना, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं सिंपल वाले ले लेते हैं, K4 वाला, K4 FeCN6. ये है अपना इसका एग्जांपल K4 FeCN6. अगर अपन इसको पानी में डालेंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो K4 अलग हो जाएगा, FeCN6 अलग हो जाएगा. तो ये यहाँ पे बीच में इनके आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अब इम्पोर्टेंट टर्म्स पे आ जाते हैं. कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स रहती हैं इनमें. सबसे पहले इम्पोर्टेंट अब अपनी कॉम्प्लेक्स आयंस. कॉम्प्लेक्स आयंस जो रहते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल रहते हैं. 3 तरह के हो सकते हैं. अब कॉम्प्लेक्स आयंस आर द एंटिटी which consist of a central metal ion attached to a suitable number of ligands through coordinate bond. अब कॉम्प्लेक्स आयन भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि अपने बोला नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल. ये यहाँ पे केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल. अब केटायनिक मतलब जिन पे नेट पॉजिटिव चार्ज हो. जैसे ये डब्बा है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखा है इस डब्बे के ऊपर, यहाँ पे ये बॉक्स के ऊपर इसके, तो ये नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये केटायनिक पे आ जाएगा. और यहाँ पे नेगेटिव लगा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना एनायनिक में आ जाएगा. और यहाँ पे जैसे ये बिल्कुल नहीं है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा. तो ऐसे करके 3 तरह के हो जाते हैं अपने, केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल. अब सेंट्रल मेटल आयन की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, क्योंकि अभी यहाँ पे पढ़े तो पता भी तो होने चाहिए सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं. सो सेंट्रल मेटल आयंस आर दोज आयंस or those elements or those atoms which accept the lone pair of electrons which are also Lewis acid. अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा लुईस एसिड क्या होते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है वही. तो लुईस एसिड्स, और ये ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, है ना. और फिर अब सेंट्रल मेटल आयन भी अपन ने देख लिया क्या होते हैं, थोड़ा बहुत पता चल गया कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं. सिंपल एक जो मेटल रहता है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, Fe, इसके इसमें Fe सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड्स है, ये काउंटर आयन है अपना. बस इनको मिला के, सबको मिला के बनता है अपना एक कॉम्प्लेक्स आयन पूरा. अब कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन वो 2 तरह के होते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक. अब होमोलैप्टिक, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग. होमो मतलब सेम नंबर ऑफ लिगेंड, जो सेम टाइप ऑफ लिगेंड जुड़ा होगा. अगर जैसे Fe है, Fe अपना यहाँ पे CMI है, सेंट्रल मेटल आयन. अगर इससे केवल CN6 जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 CN जुड़े हुए हैं, तो ये होमोलैप्टिक हो जाएगा. और अपना हेट्रोलैप्टिक में अपन ये देख रहे हैं कि Fe से अपना Cl भी जुड़ा है, Br भी जुड़ा है, I2 भी जुड़ा हुआ है. मतलब 3 तरह के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, सिंगल तरह के नहीं है, तो ये हेट्रोलैप्टिक में आ जाएगा. तो फिलहाल इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इतना, तो थोड़ा बहुत. फिर अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज़, अपन कोऑर्डिनेट नंबर्स देख. सो कोऑर्डिनेट नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट द मेटल कैन फॉर्म. सिंपल, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल बना पाएगा उनको बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेट नंबर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने मेटल ने H2 के साथ 6 बॉन्ड बना रखे, क्योंकि 6 H2 अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा 6. ऐसे ही इस वाले केस में Pd ने Cl के साथ 4 Cl लगे हुए हैं Pd में, मतलब 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं Cl के, तो बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो जाएगा अपना. और इस वाले केस में क्योंकि ये स्पेशल केस है En वाला, तो यहाँ पे En के साथ Fe ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन En जो है उसका कोऑर्डिनेट नंबर होता है 2, तो अपन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा अपने पास, क्योंकि En ऑक्सिलेट मतलब OX-2 और EDT है. ये जो है EDT मतलब इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, अगर फुल फॉर्म बोलो तो, लेकिन EDTA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में.
तो EDTA 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक बारी में, ऑक्सीडेट 2 कोऑर्डिनेट बनाता है एक बारी में, और EN भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक बारी में। मतलब इनको ज़्यादा वो नहीं लगता है, ये एक बारी में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है EN। तो यहाँ पे 3 EN अटैच्ड है, मतलब एक EN 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 EN 6 बॉन्ड बनाएंगे, सिंपल। इतना ही याद रखने, बाहर वाले जो रहते हैं काउंटर आयन, इसका कोई मतलब नहीं है ये कोऑर्डिनेट नंबर निकालने में। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तब आएगा, जैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर है अपना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैं आपको एक शीट PDF दूंगा, वो आपको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के अपने पास रखना, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर की क्लास करेंगे निकालने की, क्योंकि वो बहुत यूज आएगा उसमें। फिलहाल अपन ऑक्सीडेशन नंबर की भी वो देख लेते हैं, ये तो समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर जितना चार्ज है अपना, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जो चार्ज है उस पर, उसको अपन जो चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर्स में। जैसे कि ये हो गया ना, इस पे 4 का चार्ज है, 3 का है, 2 का है, ऐसे रोमन नंबर्स में अपन उसको डिनोट करेंगे, ना कि ऐसे लिख देंगे ये 3, 4, 2, ये सब ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना गलत है। अगर आप ऐसे लिख के आ जाओगे एग्जाम में, फेल, कोई मतलब नहीं है फिर। तो ये है कुछ। अब काउंटर आयंस, जो स्पीशीज और जो ये है Cl2 जो बाहर लिखा हुआ, स्पीशीज रिटन आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज काउंटर आयन। सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद आएंगी नहीं, न्यूमेरिकल्स आएंगे थोड़े बहुत, इन पे इनकी डेफिनेशन आती भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनकी डेफिनेशन का, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जो ये बाहर लिखा हुआ है इसको काउंटर आयन बोलते हैं, ये लीगेंड हो गया अपना, और ये सेंट्रल मेटल आयन होगा। एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, ये अपना है CMI, ये है लीगेंड, लेजेंड नहीं लीगेंड, और Cl2 है अपना काउंटर आयन। तो ये 3 चीजें हो गई, ये अपना CMI वाला सेंट्रल मेटल आयन, ये लीगेंड और ये काउंटर आयन। और यहाँ पे अपन निकाले थे कोऑर्डिनेट नंबर। अब कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रल, ये डेफिनेशन बता देता हूँ सिंपल, ये बाद में काम आएगा अपना, अभी तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर और वो सब की क्लास चलेगी तो उसके बहुत बाद में आएगा ये। तो कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रल नथिंग बट अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड CMI। बेसिकली ज्योमेट्री और जो शेप है ना, जैसे कि कैसे अटैच्ड है CMI से, सेंट्रल मेटल आयन से, Fe जैसे है, जो Fe है वो H2O से कैसे अटैच्ड है, H2O, 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 जो ये स्ट्रक्चर बनाए गए Fe अपने यहाँ पे, वो अपन को उससे ये कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रल बताता है कि इसका शेप क्या, प्लेनर है कि क्या है ना, यही सब बताएगा वो, ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ऑक्टाहेड्रल है, स्केलर प्लेनर है, और टेट्राहेड्रल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी। ये तो बाद में अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आता है इसका भी, अगर टफ पेपर जमा रहे हैं तो। नहीं तो बाकी तो काउंटर आयन बोल रहा, ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है, साथ में उसका आयु पैक करना पड़ता है, मतलब नाम लिखना पड़ता है पूरा कि क्या है, जैसे कि यहाँ पे आयरन क्या है, क्या नाम है, फिर उसके बीच में अपन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं उसको, वही, ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। तो ये कुछ टर्म्स हो गया। अब उसके बाद अगला टर्म अपन देखेंगे वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स से बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि अब लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना यही है, इम्पॉर्टेंट टर्म अपना यही लिगेंड। तो लिगेंड्स आर न्यूट्रल, नेगेटिव और समटाइम्स इवन पॉजिटिव आयंस। मतलब कभी कभी ये पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होने के बाद भी डोनेट कर दे, सोचो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को CMI को, बल्कि पॉजिटिव आयंस का भी डोनेट नहीं करते, क्योंकि वो पॉजिटिव बने ही हैं डोनेट करके, तो आप पॉजिटिव होने के बाद भी और डोनेट कर रहे हैं, मतलब समटाइम्स इवन पॉजिटिव आयंस which donates the lone pair of electrons to CMI and form a coordinate bond between them. And these are Lewis base, as you all know, 11th class we have studied Lewis base. If you have not, then study again. Or search what is Lewis base, that's all. और लिगेंड्स 3 तरह के होते हैं, मोनोडेंटेटेड, बाइडेंटेटेड और डाइडेंटेटेड बोलते हैं, पॉलीडेंटेटेड। ये बाई और डाई दोनों सेम ही है इनमें, बस इतना ही फर्क है।
अब बाय और डाई का मतलब यही है दो, है ना, और मोनो का मतलब एक। तो ये बेसिकली लिगेंड तीन पार्ट में डिवाइड, जो तीन तरह के होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ उसके हैं, क्या बोलते हैं, डोनर एटम्स के। तो डोनर एटम्स, इसमें एक डोनर एटम होगा, जैसे Cl, इसमें केवल Cl डोनेट कर रहा है, NH3 में N डोनेट कर रहा है, H डोनेट नहीं कर सकता, H2 में O डोनेट कर रहा है। तो ये है मोनोडेंटेटेड अपनी, जिसमें केवल एक डोनर एटम डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू Cl सेंट्रल मेटल आयन। और बाइडेंटेटेड, जैसे उसका नाम बता रहा है, वो दो डोनर एटम होंगे उसमें अपने जो डोनेट करेंगे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को Cl, और किसी को नहीं, ओनली Cl। तो यहाँ पे अपना EN सबसे अच्छा एग्जांपल है, इथिलीन डायमाइन, जिसका फॉर्मूला अगर अपन इतने पार्ट को ले लें इसके EDTA के फॉर्मूले को, तो वो अपना EN हो जाएगा। केवल इतने पार्ट को लेना है, ये वाला और ये यहाँ तक का, बस। ये इथिलीन डायमाइन है, इसको इथिलीन डायमाइन बोलते हैं। आप EN सर्च कर सकते हो, उसको ही बता देगा। इसमें दो डोनर एटम होते हैं, और फिर उसके बाद पॉलीडेंटेटेड आते हैं अपने, जिसमें मोर देन दो डोनर एटम होते हैं। दो से ज्यादा डोनर एटम मतलब पॉलीडेंटेटेड, दो डोनर एटम बाई और डाइडेंटेटेड, और एक डोनर एटम मतलब मोनोडेंटेटेड। मोनो से पता चल जाएगा, यहाँ बाई से पता जाएगा, और पॉली का मतलब दो से ज्यादा ही होता है ऑब्वियसली। और अब पॉली का एग्जांपल दे देखते हैं अपना EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्राएसीटेट। ये एसीटेट यहाँ पे ये लगे हुए हैं, इथिलीन है, डायमीन लगा हुआ है, यहाँ पे दो अमीन है, इथिलीन डायमीन हो गया, और फिर ये टेट्राएसीटेट, ये चार एसीटेट लगे हुए हैं, ये टेट्राएसीटेट हो गए, सिंपल। ये इथिलीन, दो अमीन, डायमीन, टेट्रा मतलब चार एसीटेट, सिंपल। इतना ये नाम से पता चल जा रहा है इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट अपने स्पेशल केस में भी देखा था अपन ने, यहाँ पे स्पेशल केस में आता है EDTA। इसका क्या होता है, 6 होता है अपना, क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है इसका। सिंपल इतना पता होना चाहिए। ये लुईस बेस होते हैं, और अपना सेंट्रल मेटल लुईस एसिड होता है। ये कभी भी पूछ सकता है कोई भी, आपकी लुईस बेस होता है कि लुईस एसिड होता है, तो बताना चाहिए, ये नहीं कि खड़े हुए हैं। और बाकी लिगेंड्स नेगेटिव, न्यूट्रल और समटाइम पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल आयन को। और ये डोनेट करने के बाद सेंट्रल मेटल आयन उसको एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वीक नहीं होता है। तो इतना मालूम हो गया कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, मोनोडेंटेटेड, बाइडेंटेटेड और पॉलीडेंटेटेड। मोनो मतलब एक डोनर एटम, बाई मतलब दो डोनर एटम, और पॉली मतलब दो से ज्यादा डोनर एटम्स। अब एग्जांपल में अपन ने पहले का Cl ले लिया, NH3 ले लिया, H2O ले लिए, बाई का अपन ने दो के EN और OX2 ले लिए ऑक्सीजन, और फिर पॉलीडेंटेटेड के अपने ले लिए EDTA एग्जांपल। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, वो आप खुद सर्च करिए, इतना मेरे लिए बताना काफी था। अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म हो गई और चैप्टर का शुरुआत खत्म हो गया है। अब अपन केवल क्वेश्चन करेंगे। तो आप PDF मैंने नीचे एक PDF दी है, उसमें से जाके आप वो डाउनलोड कर लेना, जो ऑक्सीडेशन नंबर की क्लास रहेगी इसके बाद। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वो जरूर। आज के लिए इतना ही, बाय।